नमस्कार मित्रों। आज मैं आप लोगों के लिए सिविल सर्विस प्री 2020 का जो पेपर आया था, जो कि हाल ही में 4 अक्टूबर को हुआ, अभी उसका जीएस पेपर 1 जनरल स्टडीज पेपर 1 का सॉल्यूशन करेंगे और डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस उसमें आते हैं आईएएस के एग्ज़ाम में और क्या पैटर्न रहता है, किन किन टॉपिक्स को कवर कर रहा है इन्होंने। इस तरह के पुराने पेपर सॉल्व करने का हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम उस पेपर पैटर्न को समझें, अपनी तैयारी की एक स्ट्रेटेजी को बनाएं कि हमें किस प्रकार की तैयारी करनी है, किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें किस प्रकार सॉल्व करना चाहिए। जो टॉपिक्स कवर किए जाते हैं इन पेपर्स में, उन टॉपिक्स को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानना चाहिए और उन टॉपिक्स की हमें डिटेल्ड स्टडी करनी चाहिए। माइन्यूटली स्टडी करेंगे, डीप स्टडी करेंगे, क्योंकि यूपीएससी भारत का सबसे बड़ा एग्ज़ाम करवाती है सिविल सर्विस का, तो बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा ये होती है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं जीएस पेपर 1 से। मैंने जो क्वेश्चन पेपर चुना है वो ए सीरीज का है। इसमें 4 प्रकार की सीरीज आती है, ABCD। हमने उसमें ए सीरीज को लिया है। आप कोई भी सीरीज ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको भी ए सीरीज ही लेने। उसमें क्वेश्चंस के नंबर, सीरियल नंबर चेंज हो जाते हैं, तो मैंने ए सीरीज ली है ताकि आप लोग कभी मैच करें अपने क्वेश्चन पेपर को, या पुराना पेपर उठा के आप सॉल्व कर रहे हैं तो ए सीरीज को ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथन जो हैं, ये इस प्रकार के 4 कथन दे दिए। अब इन 4 कथनों में हमें डिसाइड करना होता है कि ये इस प्रकार कौन से कथन सही है। केवल 1 4, केवल 2 4, केवल 3 और 1 2 3, इस प्रकार से हमारे को क्या होता है, डीप स्टडी होनी चाहिए कोई भी टॉपिक है उसके बारे में। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो, आधार मेटाडेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता। पहला स्टेटमेंट ये है। ये जो सवाल है, ये जो अभी हाल ही में जो आधार का जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, उससे लिया गया है। और उसके अलावा भी आप न्यूज़पेपर में डिटेल पढ़ते रहते हैं, तो न्यूज़पेपर में भी आया था। तो ये जो है वो आधार मेटाडेटा को 3 महीने की बजाय ये होता है 6 महीने होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है फर्स्ट, वो गलत हो जाता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया आपका। दूसरा स्टेटमेंट जो है, राज्य के निजी निगमों से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता। ये कोई अनुबंध नहीं कर सकता है, राइट है। आधार बीमा उत्पाद को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। और चौथा है, आधार भारत को संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। तो चौथा पॉइंट जो है वो भी राइट है। संचित निधि से जो हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य होता है। आधार बीमा उत्पादों में इसमें कई बार परिवर्तन आया है। पहले इसे मैंडेटरी किया गया, फिर इसको मैंडेटरी नहीं किया, अभी हाल ही में से फिर से मैंडेटरी कर दिया गया है IRDA द्वारा। तो ये भी सही है। तो हम देखते हैं हमारे आंसर जो हैं किस प्रकार से दिए गए हैं। तो केवल 1 और 4, तो ये 1 और 4 सही है, बिल्कुल सही है हमारे दोनों, राइट। सॉरी, हाँ ये 1 गलत है हमारा। तो 1 गलत है तो ये तो सही हो ही नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा सही है, तीसरा सही है और चौथे की भी सही कह रहे हैं हम। परंतु हम जब आंसर बात करते हैं तो हमें इसमें 1 और यहाँ भी 1 मिल गया, यहाँ भी 1 मिल गया, तो ये तो बात ही खत्म हो गई। ये A और B D ऑप्शन तो मिट ही गए हमारे। केवल 2 और 4 और केवल 3। तो हमने देखा हमारा 4 भी सही है, 2 भी सही है, तो इसके हिसाब से हमारा उपयुक्त उत्तर जो बनता है वो हमारा बनता है 2 और 4। केवल 3 भी नहीं, क्योंकि हमें पता है केवल 3, इसमें तो डाउट है कि चेंज होता रहा है इसमें, अभी हाल ही में इसको वापस अनिवार्य कर दिया है। परंतु ये और ये सही है, तो हमारा उत्तर हो गया वो केवल 2 और 4 उत्तर हो गया हमारा। तो हमारा राइट आंसर हो गया बी। सेकंड क्वेश्चन पे हम आते हैं, राज्य की लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में है। मतलब राज्य की राज्यसभा और लोकसभा के एक दूसरे की जो है उसमें समान शक्तियां किस क्षेत्र में है। तो नई अखिल भारतीय सेवा गठित करने के विषय में, संविधान के संशोधन करने के विषय में, सरकार के हटाने के विषय में, कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। तो इसके अंतर्गत जो है
संविधान के संशोधन करने के विषय में ये राइट आंसर है, क्योंकि लोग राज्यसभा लोकसभा की दोनों की समान शक्तियां होती है, जबकि अखिल भारतीय सेवाओं में राज्यसभा की शक्ति ज़्यादा होती है लोकसभा की तुलना में, और सरकार को हटाने के विषय में राज्यसभा की शक्ति कम होती है लोकसभा में की तुलना में, यानी राज्यसभा कम होता है और लोकसभा ज़्यादा होता है। कटौती के प्रस्ताव के विषय में भी राज्यसभा कम होता है। तो इस प्रकार से दोनों में जो बराबर शक्ति होती है वो संविधान में संशोधन करने के विषय में होती है। तीसरा हमारा क्वेश्चन जो है वो संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLADS के अंतर्गत विधियों के तो इस प्रकार की जो योजनाएं बनती हैं उन योजनाओं की हमें डिटेल स्टडी करनी चाहिए। फर्स्ट है MPLADS निधियां टिकाऊ परिसंपत्तियां जैसे स्वास्थ्य शिक्षा आदि की भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण पर प्रयुक्त होती है। बिल्कुल राइट है। ये MPLADS के अंदर 5 करोड़ रुपए वार्षिक दिए जाते हैं कि भाई अपने क्षेत्र का विकास कार्य हो। प्रत्येक संसद की निधि का एक निश्चित अंश अनुसूचित जाति जनजाति जनसंख्या के लाभार्थ में प्रयुक्त होना आवश्यक है, ये भी सही है। और MPLADS निधियां वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती है और अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष अग्रेषित नहीं किया जा सकता। तो अग्रेषित कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई नहीं है कि नहीं हो, तो आप अग्रेषित कर सकते हैं और वार्षिक दी जाती है तो ठीक है। तो इससे आपसे तीसरा हमारा जो आंसर है वो गलत होगा, क्योंकि हमें चुनना है कथनों में कौन सा सही है। ठीक है। कार्यान्वित हो रहे सभी कार्यों में से कम 10 कार्यों का जिला अधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष निरीक्षण करना अनिवार्य है, तो ये भी राइट है। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा गलत बनता है केवल 1 2 4, तीसरा तो दोनों में गलत है, तो बी और सी तो हो नहीं सकता, चौथा भी सही है। तो ये हमारा उपयुक्त आंसर जो बन रहा है वो बन रहा है डी। ठीक है दोस्तों, डी हमारा सही उत्तर बन रहा है। चौथा सवाल है निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस समग्र में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। तो आप देखिए अस्पृश्यता के में समता के अधिकार का डी, यानी डी का आंसर इसका राइट है, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन देखें। भारत में 5वां प्रश्न जो है, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित होता है, किससे व्यादेशित है। तो ये जो उत्तर है उसका राज्य संविधान की निर्देशिका, क्योंकि ये पॉलिटिकल के साइंस के क्वेश्चंस हैं जो कि आपको यदि आते हैं तो आते हैं, नहीं आते हैं तो नहीं आते, और क्वेश्चंस भी बहुत सिंपल से दिए हुए हैं। तो इसका अर्थ है, इसका उत्तर होगा भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, जो कि आर्टिकल 50 में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, वित्तीय मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं। मतलब जब वित्तीय मंत्री बजट प्रस्तुत करता है तो अन्य दस्तावेज प्रलेख भी प्रस्तुत करता है, डॉक्यूमेंट, जिसमें वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण होती है, द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट होता है। ये पूर्वोक्त प्रलेख निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया है। ये किस आदेश के तहत प्रस्तुत किए जाते हैं, तो ये उत्तर जो है इसका है राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन FRBM एक्ट जो हुआ 2003 में, उसके तहत वित्तीय मंत्री बजट प्रस्तुत करते समय मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी देता है। तो इसका आंसर हो गया डी। ठीक है सर, ये डी आंसर इसका हो गया। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन जो है, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है। अब ये बड़ा टिपिकल आंसर दिया है इन्होंने, क्वेश्चंस दिया है कि संवैधानिक सरकार देखिए विधानमंडल द्वारा सरकार भी हो सकती है, लोकप्रिय सरकार, बहुदलीय सरकार, सीमित सरकार, चारों ऑप्शन लगभग नजदीक हैं, परंतु संवैधानिक सरकार की बात कर रहे हैं तो सीमित सरकार हो सकता है, इसका उत्तर डी। परंतु साथ ही साथ विधानमंडल सरकार द्वारा भी संभावना है, कुछ एक्सपर्ट्स इसके बारे में भी कह रहे हैं कि विधानमंडल द्वारा सरकार भी हो सकता है। तो ये चीज तो अब हमें बाद में ही पता लग पाएगी जब यूपीएससी की आएगी क्लियर, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि जिन पर डाउट बना रहता है, वो यूपीएससी की आने के बाद ही क्लियर हो पाता है। तो विधानमंडल ज्यादातर एक्सपर्ट्स आंसर इसका ये सीमित सरकार होता है, संवैधानिक सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 8th क्वेश्चन, मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स
के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है। कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों को पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। तो जब आप क्वेश्चंस करें तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों के पढ़ने चाहिए मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान में। तो इसका आंसर जो है तो तीनों होगा, उद्देशिका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य में तो 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करी गई है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी होता है और उद्देशिका में भी होता है और मूल कर्तव्य में भी होता है। तो इसका आंसर होना चाहिए 1, 2, 3, ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम 9 नंबर पे। लीगल सर्विस के बारे में बात कर रहा है। भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाला प्राधिकरण लीगल सर्विस अथॉरिटी निम्नलिखित में से किसके नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करता है? किस प्रकार के नागरिकों को? अब ये ऑप्शन दिए हैं 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को, ठीक है, 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को, 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले पिछड़े वर्ग को, सभी वरिष्ठ नागरिकों को। तो सभी वरिष्ठ नागरिकों को नहीं देता है वैसे तो ये, देखिए ये तो सही है, 1 लाख से कम वार्षिक वाले को देता है, दिस इज राइट पॉइंट कि 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को मिलता है। फिर 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को भी मिलता है, ट्रांसजेंडर को भी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और 3 लाख से कम वार्षिक वाले अन्य पिछले सदस्य ओबीसी के सदस्यों को, ओबीसी का कहीं कोई जिक्र मैंने पढ़ा नहीं, इसका ओबीसी को नहीं मिलता है शायद। और 3 लाख से और सभी वरिष्ठ नागरिकों को, ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है कि कुछ स्टेट देते हैं कुछ स्टेट नहीं देते हैं, उसको हम और पढ़ते हैं। देखिए ये हमने नेट से देखा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग, वुमेन और चाइल्ड। इसी प्रकार से तो हमारा नियम जो बनता है पर्सन रेडी, तो ये इनकम सीलिंग्स दे रखी है कि स्टेट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। 3 लाख, किसी में 1 लाख है, तो ये 1 लाख तो हमने देखा, 1 लाख तो सामान्य सब, ये कह दिया दिल्ली की बात करें हम तो 1 लाख तो हमने पहला पॉइंट पढ़ा ही है। दूसरा सीनियर सिटीजन को भी मिलता है, तो सीनियर सिटीजन में 2 लाख हो गया और ट्रांसजेंडर में भी 2 लाख हो गया। ओबीसी का कहीं जिक्र हमको नहीं मिला इसमें। और ये क्वेश्चंस और था, आर सीनियर सिटीजन एलिजिबल फॉर फ्री लीगल एड। तो सीनियर सिटीजन है वो फ्री लीगल एड के लिए एंटाइटल्ड होते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं फिर एम आई एलिजिबल फॉर फ्री लीगल एड इफ आई डू नॉट अर्न हैव इनफ मनी टू पे। ये हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, पर इस प्रकार के क्वेश्चंस जब हम डिटेल पढ़ते हैं नेशनल लीगल सर्विस, आपको ध्यान हो तो विधिक साक्षरता सप्ताह हर स्कूल और कॉलेज में भी आजकल बनाया जाने लगा है। तो जब विधिक साक्षरता सप्ताह बनता है तो आप इसके बारे में जानें, इसकी स्टडी करें, विधिक साक्षरता क्यों बनाया जाता है, क्या इसमें एक्टिविटी होती है। जब आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो इस प्रकार की एक्टिविटी कई बार उनके एजेंट जो डेलीगेट्स होते हैं कोर्ट से, वो लोग आते हैं, वो अपना लेक्चर भी करते हैं। तो उस समय आप ध्यान रखें कॉलेज टाइम में और स्कूल टाइम में। तो इस प्रकार से हमारे 1, 2 और 4 सही होते हैं और ये 3 नंबर वाला जो है वो गलत होता है। परंतु अब हम ऑप्शन में आते हैं तो 1 और 2, 3 और 4, हमको 3 ऑप्शन कहीं नहीं मिल रहे हैं। तो अब आप देखिए हमारे बेस्ट 2 कौन से हो सकते हैं। सभी वरिष्ठ नागरिकों वाला मामला 1 और 4 है, परंतु ट्रांसजेंडर वाला भी है। तो उपयुक्त उत्तर जो इसमें एग्जैक्ट दिया है, सभी वरिष्ठ नागरिकों में कुछ नागरिकों की ऐसी होती है जिनकी आय बहुत ज्यादा हो सकती है, तो इसलिए हम 1 और 2 को ज्यादा बेस्ट मानेंगे। ए, तो ए आंसर हम टिक करते हैं इसको। तो यहाँ अब आपको चॉइस आ गया, स्टडी करी है आपने, परंतु स्टडी भी अब आपको कैसी करनी पड़ेगी, डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको जो आपके अनुमान होते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट तो याद नहीं हो, तो ठीक है हमने क्वेश्चन पढ़ा उसके बाद हमने देखा, परंतु कई बार ऐसा होता है कि हमको एग्जैक्ट अनुमान भी लगाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पॉइंट टू पॉइंट बात की गई है 1 लाख और 2 लाख की, तो यहाँ तो कोई संभावना नहीं होती है गलत होने की, तो इसलिए हमको 2 बेस्ट आंसर चुनने पड़े हैं। तो ये एक तरीका होता है किसी यूपीएससी के एग्जाम को क्रैक करने का। तो हम जब स्टडी करते हैं उसके बाद हमें अपना व्यक्तिगत अनुमान भी लगाना पड़ता है, हमें जानकारी होने के बाद भी अनुमान लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम एग्जैक्ट हर चीज को पॉइंट टू पॉइंट तो याद नहीं रह सकते। तो इस प्रकार से ये, इसलिए हम लोग ये पुराने पेपर को करते हैं
ताकि हम इसका अध्ययन बेहतरीन तरीके से करें और जो आने वाले एग्जाम हैं उनको हम क्रैक कर सकें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जो ये अल्मा आटा घोषणा, लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल, हैग समझौता, जैविक और रासायनिक संस्थानों व संवाद, वैश्विक जलवायु परिवर्तन, अंडर 2 गठबंधन, बाल अधिकार। तो इस प्रकार के जो हम ज़्यादा डिटेल स्टडी तो कर ही रहे हैं जिन पॉइंटों की, परंतु कुछ हम बहुत सारी चीज़ें होती है जिनके कई बार हम केवल नाम ही याद रख लें और उनका जो कन्वेंशन हुआ है या डेट्स हुई हैं, उन पर क्या ऐसे इवेंट हुए हैं, तो उनको भी यदि याद रख लें तो वो भी हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो कुछ क्वेश्चन जो इतने डीप होते हैं वो यूपीएससी में छोड़ देने के ही होते हैं मेरे विचार से, क्योंकि इसकी कट ऑफ कहाँ जाती होगी, 60%, मैक्सिमम 60% पर चली जाएगी। तो यदि आप 60% क्वेश्चन भी कर लिए तो आपको उसके बाद रिस्क नहीं लेना चाहिए, एक स्ट्रेटेजी बना लेनी चाहिए अपनी, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम होता है यूपीएससी, जो भी समीक्षा परीक्षाएं होती है, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होते हैं, उनमें आप क्वालिफाई कर जाएं, क्योंकि वो मेरिट को डिसाइड नहीं करते हैं। मेरिट को डिसाइड इसमें करेगा, मेंस करेगा और आपका इंटरव्यू करेगा। तो आप वहाँ ज़्यादा मेहनत करिए, वहाँ मेरिट में आने का प्रयास करें। और ये इस मतलब रिस्क आप कहाँ लेनी है ये आपको स्वयं को विचार करना पड़ेगा। तो रिस्क आपको लेनी है उस समय, ना कि इस समय आप रिस्क लें उसकी। तो जो आपको आते हैं वो सवाल पहले करें। अब हम बात करते हैं अल्मा आटा घोषणा। इसको मैं फिर से कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा। हैग कन्वेंशन था हमारा, हैग जो बात हुई, हमारा सेकंड पॉइंट हैग समझौता था, वो था सिविल एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल चाइल्ड एडवोकेसी, ना कि जैविक और रासायनिक शास्त्र से। तो हमारा जो दूसरा नंबर होता है वो गलत हो जाता है। और दूसरा था हमारा अंडर 2 कोलेशन। अंडर 2 कोलेशन जो है वो द अंडर 2 कोलेशन जो चौथा पॉइंट था वो हमारा था बाल अधिकार हमारे क्वेश्चन में दिया है, परंतु वो रिलेटेड किससे, अंडर 2 MOU। अंडर 2 MOU, अंडर 2 कोलेशन इज कोलेशन ऑफ द सब नेशनल गवर्नमेंट दैट एम्स टू अचीव ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन मिटिगेशन, तो ये एक तरह से पर्यावरण से संबंधित होगा, ना कि बाल अधिकार से संबंधित है। तो हमारा दूसरा और चौथा तो गलत हो जाता है। अल्मा आटा घोषणा लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल से संबंधित है, तो तालना हुआ संवाद वैश्विक जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। तो हमारा 1 और 3, ये 1 और 3 ये रहा, जबकि हमने देख लिया हमारा दूसरा तो गलत है, तो सेकंड पॉइंट तो हो ही नहीं सकता ये और ये वाला। तो अब बचे हमारे पास केवल 4, केवल 1 और 3। तो केवल 4 भी हमने देख लिया, बाल अधिकार से संबंधित है, ये पर्यावरण से संबंधित है, ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित है, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारे पास उत्तर बचता है केवल सी, 1 और 3। आइए चलते हैं 11 नंबर के सवाल पे। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, अब संसदीय व्यवस्था किस में होती है, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। संसदीय व्यवस्था जो है वो हमारी आएगी, सरकार संसद के प्रति उत्साहित होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, जबकि राजनीतिक दलों, संसद के सभी राजनीतिक दल, ये इसमें सही नहीं बैठता है। सरकार लोगों द्वारा निर्वाचित और उसके द्वारा हटाई भी जा सकती है, ये भी हटाना मुश्किल है। सर लोगों के द्वारा निर्वाचित तो होती है और इस प्रकार से पूर्व हटाई नहीं जा सकती। संसद चुनी जाती है तो निर्धारित समय अवधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती। तो इस प्रकार से हमारा जो बेस्ट आंसर आता है वो बी आंसर आता है। तो 11 का आंसर है बी। नेक्स्ट हम देखते हैं, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की आदर्श की घोषणा करता है। ये पॉलिटिकल साइंस का सवाल है जो कि बहुत सिंपल है। कौन सा भाग, तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व वाला भाग जो है वो हमारा आदर्श राज्य की घोषणा करता है, जो कि कल्याणकारी शिक्षा स्वास्थ्य से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर का क्वेश्चन आप देखिए, भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद पंथ कथनों पर विचार करना है, विचार करके कौन सा सही है वो बताना। आपको ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार क्वेश्चंस हम पढ़ते हैं और हम देखते हैं सही सही को ढूंढना, जबकि वो पूछता क्या सही नहीं। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखें। भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद पंथ निरपेक्षता मूल अधिकार और लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है, ये गलत हो गया। दूसरा पॉइंट, भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्श जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा तो न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है, सही है। तो अमेरिका से लिया गया है और इस प्रकार से हमारा आंसर जो आता है वो होता है केवल दो स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें जो सही है वो टिक करना है। तो मेरे विचार से केवल 2 होना चाहिए और केवल 2 ही इसका आंसर।
नेक्स्ट सवाल है, गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है। तो गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति राज्य विहीन समाज के रूप में जाती है। अब आप बात करो गांधीवाद, यदि इसमें मार्क्सवाद भी पढ़ना जरूरी है, मार्क्स के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए ऊपरी सतह पर, और गांधीवाद गांधी जी की तो डीप जानकारी चाहिए, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे हमारे कॉलेज का हो, तो गांधी जी के बारे में तो हमें पढ़ना अनिवार्य है। और वर्ग संघर्ष, निजी संपत्ति, आर्थिक नीति, ये तीनों तत्व गांधी जी से तो संबंधित है, परंतु साथ ही हमें मार्क्सवाद से संबंधित भी बात को ध्यान रखना है। सवाल में मार्क्सवाद को भी पूछे है तो एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज की बात करता है। नेक्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है? तो इसका आंसर है नौकरशाही में। नौकरशाही का मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, नौकरशाही में बात कर रही लोक नीति का क्रियान्वित करने वाला अभिकरण, आंसर डी। 15 नंबर का आंसर डी हो गया। नेक्स्ट 16, भारत के संविधान की उद्देशिका, ये भी थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन पूछ लिया है। इसके ऑप्शन जो दिए हैं, सवाल दिखने में तो बहुत छोटा सा और सरल सा लग रहा है, परंतु जो ऑप्शन दिए गए हैं वो बहुत ही मिलते जुलते से दिए हैं, जिसमें संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। संविधान का भाग है, अब यहाँ कह रहा संविधान का भाग नहीं है, फिर यहाँ कह रहा संविधान का भाग है और वैसे ही प्रभाव रखते हैं जैसे कोई अन्य भाग रखता है, और संविधान का भाग है तो अन्य भागों से स्वतंत्र, उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो यहाँ क्या केवल विधिक प्रभाव नहीं रखती और यहाँ के अन्य भागों से स्वतंत्र होकर, तो ये उपयुक्त ज्यादा आंसर मुझे ये लगता है, परंतु कई बार एक्सपर्ट्स इसके बारे में भी कहते हैं, परंतु ज्यादातर आंसर की संभावना डी की होती है। 16 का आंसर डी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का क्वेश्चन, स्वर्ण ट्रांस, रिजर्व ट्रांस किसे कहते हैं? तो किसका निर्देशित करता है? तो स्वर्ण ट्रांस जो है वो आईएमएफ से रिलेटेड है, ठीक है, आईएमएफ को रिलेटेड करता है ये। अब आप देखिए, इसमें आपको वर्ल्ड बैंक भी बहुत डिटेल में पढ़ना चाहिए, आपको सेंट्रल बैंक के बारे में भी सारी डिटेल होनी चाहिए, आपको WTA के बारे में भी जानकारी, ये इस तरह के क्वेश्चंस पुराने पेपर करने का उद्देश्य ये होता है कि हमें वो टॉपिक्स मिल जाए कि हमें किन किन टॉपिक्स को कवर करता है हमारा एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे हमारा यूजीसी नेट हो। तो इस प्रकार के पेपर्स करने से हमें पता लगता है कि ये टॉपिक्स तो हमारे सिलेबस में तो बहुत सारी चीजें दे रखी है, परंतु हमें किन किन टॉपिक्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार करना है, इस बात का विचार जो हमें मिलता है वो हमारे पुराने पेपर्स के माध्यम से मिलता है। तो स्वर्ण ट्रांस जो है वो आईएमएफ से रिलेटेड है। अब आप क्या करेंगे, WTA के बारे में भी पढ़ेंगे, सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ेंगे और विश्व बैंक के बारे में भी पढ़ेंगे, और उसकी ऋण व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कि अगले पेपर्स में इनसे संबंधित डिटेल्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाए या कोई ऊपरी सतह का सवाल पूछ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, भारतीय संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं हम, तो 18 में जो हमारा है केवल 2 और 3 वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होंगे, तो परिवर्तनीय नहीं होते हैं न्यायालय द्वारा संविधान के भाग 4। तो इसका आंसर जो हमारे को मिला है वो है केवल 2 और 3, ठीक है। 18 नंबर का क्वेश्चन का नंबर 19 बड़ा सवाल है। तो भारत के संविधान के अनुसार कोई ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है, मतदान के लिए योग्य कौन होता है? जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जब वह उस राज्य का विधानमंडल का सदस्य नहीं है। तो विधानमंडल के सदस्य के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, तो ये लगभग गलत हो जाता है। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो दांडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया उसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है। चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर निरस्त हो जाता है, भले ही कारावास से मुक्त हो चुका, तो ये गलत स्टेटमेंट है। 5 वर्ष थोड़ा सा विवादास्पद है, 5 वर्ष क्या हो तो 1 वर्ष 2 वर्ष के लिए भी हो तो भी नहीं मिलता। तो इस प्रकार से हमारा आंसर ना तो 1 और ना ही 2 है, ये वाला हमारा आंसर है डी। 20 नंबर का सवाल देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वे ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। संसद का सत्र आहूत कर सकता है भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वे ठीक समझे, तो यह आंसर सही हो गया। संसद का सत्र आहूत कर सकता है। संविधान, भारत का संविधान 1 वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है। इसका कोई नियम नहीं है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। 3 सत्र के बारे में तो नहीं कहा है संविधान में। और तीसरा जो पॉइंट है, 1 वर्ष में दिनों की न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो।
ठीक है, 1 और 3 सही है हमारा आंसर। तो केवल 1 और 3, क्या हुआ, केवल 1 और 3 हमारा आंसर राइट है। आंसर सी, बी का आंसर सी है। अब आते हैं ये 21 नंबर का सवाल, जो कि हिस्ट्री का सवाल है और बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। तो डीप स्टडी करनी पड़ती है। औरंग होता है वो राजकोष का प्रभारी होता है, ये सही है, इसको मैंने देखा है नेट से। औरंग राजकोष का प्रभारी, बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय है। मिरासीदार जो होता है वो राजस्व दाता नहीं होता है, ये एक एक्सपर्ट की राय है। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का मैंने इसमें क्वेश्चन में था तो उनका मैंने आंसर डिटेल देखा, तो मिरासीदार जो बताया वो उन्होंने बताया राजस्व दाता होता है। सॉरी, राजस्व दाता ना होकर वो टैक्स कलेक्टिंग ऑफिसर होता है, पट्टेदार होता है, टैक्स कलेक्टिंग ऑफिसर होता है। तो इस प्रकार से 1 और 2 इसका आंसर होना चाहिए ए, परंतु कुछ लोगों ने इसका ए 2 और 3 भी बता रहे हैं, परंतु 1 और 2 सही है, क्योंकि मैंने नेट पे भी कुछ सर्च किया है। बाकी यूपीएससी की आएगी जब क्लियर हो पाएगा। केवल 1 और 2 इसका आंसर होना चाहिए, 21 का ए हमारे हिसाब से, मेरे विचार से। कीजिए 22 नंबर का सवाल है। अब यहाँ क्या होता है धार्मिक इतिहास के संदर्भ में, तो धार्मिक इतिहास में चाहे वो मैंने देखा है यूपीएससी में भी पूछा जाता है और एसएससी में भी पूछा जाता है। जैन धर्म हुआ, बौद्ध धर्म हुआ, इनकी डिटेल स्टडी आप एक बार कर लीजिए। इनके कब कब संगीति हुई, बौद्ध संगीति कहाँ हुई, कब हुई। तो पहले के कई यूपीएससी के सवालों में इस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं। तो कहीं ना कहीं से बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में सवाल पूछे जाते हैं, 100% पूछे जाते हैं। इनको पक्का तरीके से याद कर लीजिए, पूरी डिटेल स्टडी कर लीजिए। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थिरवादी महायान बौद्ध धर्म, तो स्थिरवादी महायान बौद्ध धर्म नहीं है, ये जो है हीनयान से संबंधित होता है, स्थिरवादी हीनयान से संबंधित है। और फिर उसके बाद आ जाइए लोकोत्तरवादी संप्रदाय, तो ये गलत हो गया हमारा 1 नंबर का। और लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघ के संप्रदाय की शाखा है, तो ये सही है, लोकोत्तरवादी महासंघ की है। और तीसरा, महासंघ द्वारा बुद्धों के देवोत्पादन ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया, दिस इज द राइट पॉइंट। तो केवल 1 और 2 नहीं होता है, एक यहाँ भी 1 है तो नहीं होगा, केवल 3 भी नहीं, क्योंकि 2 सही है, तो केवल 2 और 3 हमारा राइट आंसर है। आंसर इज बी, जो हमारा आंसर है वो है बी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 23 नंबर का क्वेश्चन। 19वीं निम्नलिखित में कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, अब देखिए 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, 19वीं शताब्दी का नहीं पूछ रहा, पूर्वार्ध पूछ रहा है, 1800 से 1850 के बारे में पूछ रहा है। भारत के पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है। तो 1850 से पहले आप देखिए औद्योगिक क्रांति जब हुई तो उसने क्या करा, भारत के वस्त्र उद्योग मशीनों की बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ। नहीं, मशीनें कहाँ से आएगी, मशीनें तो वहां हुई क्योंकि वहां नई टेक्नोलॉजी ईजाद हुई। और अनेक लोगों में रेलवे लाइनें बिछाई गई, रेलवे लाइन का इससे संबंधित नहीं है। रेलवे लाइन बिछाई गई क्योंकि माल पहुंचाने के लिए ब्रिटिश उत्पाद में आया था, भारी शुल्क लगाया गया था। तो यहाँ क्या होता है, आंसर होता है भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे, क्योंकि जब वहाँ अधिक से अधिक माल बना तो उस माल को भारत में बेचा जाने लगा। तो यहाँ जो दस्तकारी मशीनरी आई और उस मशीनरी से जो उद्योग धंधे थे, जो हमारे हथकरघा उद्योग थे, दस्तकारी उद्योग थे, वो सब नष्ट हो गए। और वो जो वहाँ इंग्लैंड में बना कपड़ा है वो यहाँ भारत में बिकने लगा, तो इसलिए इस उद्योग को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 हिस्ट्री का है, जो कि कालानुक्रम की बात करता है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, उनके कालक्रम को भी याद रखना पड़ेगा कि भाई राजा भोज जो प्रतिहार का उदय हुआ, ये सही है। तो ये पॉइंट आप याद रखिए, राजा बहार भोज का संबंध किससे हो गया, प्रतिहार के संबंध में। महेंद्र वर्मन ने एक पल्लव सत्ता की स्थापना कर दी, परांतक। तो इन क्वेश्चन से हमको कुछ नए पॉइंट्स भी मिलते हैं जो कि हमें याद रखने हमारे दूसरे एग्जाम्स के लिए। हिस्ट्री वाले जैसे हैं तो वो नेट के हिसाब से उसको याद रखें, क्योंकि यूपीएससी का क्वेश्चन है उसमें इस पॉइंट को कवर किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए आपके लिए, ठीक है। एसएससी की एग्जाम्स में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो गोपाल द्वारा पाल वंश की राज्य के, तो गोपाल द्वारा पाल वंश की स्थापना हुई, परांतक द्वारा चोल सत्ता की स्थापना हुई। अब इनके कालानुक्रम पूछ रहे हैं, तो कालानुक्रम में जब आप इसको देखोगे तो ऐसे तो याद रहना मुश्किल है, तो हमने भी इसको देखकर निकाला है। तो 2 4 1 3 का आंसर सी है। आंसर सी जो आया है वो 24 का सी आंसर आया है। नेक्स्ट 25 का क्वेश्चन,
निम्नलिखित में कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोत में प्राय उल्लेखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बोलते हैं। हुंडी जो है हमारे इकोनॉमिक्स में भी बहुत प्रचलित शब्द है और इसका सीधा सीधा उत्तर होता है सी, विनिमय पत्र। विनिमय पत्र होता है जो कि हुंडी कहलाता है। 26 नंबर का सवाल है, स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देवकर की पुस्तक देशर कथा। अब आपको इससे एक पॉइंट मिल गया कि सखाराम गणेश की जो किताब है वो देशर कथा है। तो कई बार इसको पूछ लेंगे आप, सखाराम देवकर ने कौन सी किताब लिखी? देशर कथा लिखी। ठीक है, तो इस प्रकार से देशर कथा। अब इसके 3 पॉइंट दे दिए, अब इसकी पूरी डिटेल स्टडी होना जरूरी है। तो इसका आंसर, इस पुस्तक के औपनिवेशिक राज्य मस्तिष्क का संभव विजय के विरोध में चेतावनी दी है। इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटक तथा लोकगीतों को प्रेरित किया है। और देवस्कर शब्द, तो ये तीसरा पॉइंट थोड़ा विवादास्पद चल रहा है, परंतु फिर भी इसका उत्तर केवल 1 और 2 होना चाहिए। और कुछ लोग कह रहे हैं कि 1, 2, 3 होना चाहिए, परंतु बंगाल शब्द में देश शब्द का प्रयोग देवस्कर ने किया है कि नहीं किया, तो मेरे विचार से उत्तर केवल 1 और 2 होना चाहिए। तो ए इसका आंसर आएगा। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने 1, 2, 3 भी बताया, अब यूपीएससी किया ना कर क्लियर होगा। 27 नंबर का सवाल। 27 नंबर का सवाल जो है, गांधी जीवन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना सही है। असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेश को वापस लेना। अब जो बात उठी थी हिंदी इंग्लिश वाली, तो आप देखिए 27 नंबर का जो सवाल है उसमें यहाँ असहयोग आंदोलन लिखा है, और यहाँ जो 27 नंबर का सवाल इंग्लिश में है वो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो ये चीज जो है वो ध्यान रखनी पड़ेगी, इंग्लिश को इसलिए पढ़ना पड़ता है। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की बात करें तो सही हो जाता है, और असहयोग आंदोलन की बात करें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की तो ये गलत हो जाएगा। तो पर हम उसको इंग्लिश वाले सही माना जाता है, इसलिए हम इसको राइट मानते हुए इसको नॉन कोऑपरेशन इसको सिविल डिसओबीडियंस भी मानेंगे। और पुलिस की ज्यादा तो द्वारा जांच की जाने वाला है, तो ये राइट गलत हो जाता है, और केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई पर संभव होगा, ये गलत हो जाता है। चौथा, उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का उपयोग नहीं था, राइट है। तो 1, 2 और 4, 1 और 2 और 4 हमें यह मिल रहा है, बी पॉइंट हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 27 का बी। अब नेक्स्ट चलते हैं, अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक। तो प्रथम मासिक पत्रिका है ये, प्रथम मासिक पत्रिका। अब आपको सवाल ये होता है, अस्पृश्य समुदाय से रिलेटेड प्रथम मासिक पत्रिका कौन सी? विटाल विध्वंसक। तो 1 पॉइंट मिल गया। और ये लिखी गोपाल बाबा वलंकर ने, ना कि अम्बेडकर गांधी। हम लोग सोच रहे होंगे गांधी अम्बेडकर फुले जी ने लिखी होगी, क्योंकि इन्होंने अस्पृश्यता को निवारण में बहुत कार्य किया, परंतु ये जो है प्रथम मासिक पत्रिका गोपाल बाबा वलंकर ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्यवाब और द्रोणवाब शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं भारत के इतिहास के संदर्भ में? तो कुल्यवाब और द्रोणवाब यदि आपने पढ़ा है हिस्ट्री में तो राइट करोगे, नहीं पढ़ा है तो रॉन्ग करोगे। भूमाप से संबंधित है। नेक्स्ट 30 नंबर का सवाल, निम्नलिखित में किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वे अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। तो ऐसे जो सर्वधर्म समभाव के वक्तव्य जो मिलते हैं वो अशोक के मिलते हैं। अशोक के शिलालेख जो होते हैं उसमें मिलते हैं, इसने सभी प्रजा को अपनी संतान माना, सर्वधर्म समभाव की बात करी है, तो अशोक सही उत्तर होना चाहिए। अशोक ने ही इस प्रकार के अभिलेखों के माध्यम से परामर्श दिया है।